तो आज हम पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे, पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इसके बाद अब शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में उनकी तारीफ भी कर दी। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर, महाकुंभ के लिए आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली है। करीब 1000 साधु संत अपने पूरे राजसी वैभव के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले हैं। आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनका ज्यादा समय गांव देहात में गुजरा। उन्होंने परेशानियों को करीब से देखा, इसीलिए समस्याओं को हल करने का सपना देखा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को लेकर सोच क्या थी, उन्हें देश का आखिरी गांव कहा जाता था। हमने ये सोच बदली और बताया कि सूरज की पहली और आखिरी किरण यहाँ पड़ती है। ये हमारे लिए प्रथम गांव है। इनके लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूछा है। बता दें कि ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव की थीम विकसित भारत 2047 के लिए एक बेहतरीन ग्रामीण भारत का निर्माण रखी गई है। देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है, भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि ये जो विकास है वो पहले भी किया जा सकता था, और पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि उन्होंने ज्यादा समय गांव में बिताया, इसलिए वे गांव के लोगों से ज्यादा जुड़ पाए हैं और विकास भी किया है। ये देखना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ना जमीन से जुड़ने का, क्योंकि भारत में जब तक गांवों की प्रगति नहीं होगी तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती। आपको जमीन के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल नीचे के तबके के हैं, उनको जोड़ के मुख्य विचारधारा में लाना होगा। जैसे बहुत बढ़िया स्कीम देश में चल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। ये सिर्फ इसी वजह से चल रही है कि उस जिले की, उस गाँव की, वहाँ की जो कला है, वहाँ के लोगों का जो कौशल है, वो पूरे देश और दुनिया में पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं विजिट पे जाते हैं इंडिया से बाहर, तो वो भारत की ऐसी सुविधा जगहों की, कल्चर की वो गिफ्ट ले जाते हैं, जिससे कि लोग उस चीज को जाने और उसके बारे में समझे, मुख्य धारा से जुड़े। और आप देखिए, इसमें एक नई चीज है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन करा है कि विजन जो है वो 2047 का है। आज भारत के जो गाँव है वो भी 25-30 साल के विजन के प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आज वो कहने के लिए बने गांव है, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो शहर की श्रेणी में आ जाएंगे। जी, पीएम मोदी ने ये भी कहा है जो ये महोत्सव है वो विकसित भारत की तरह ये काम करेगा, साथ ही ये जो आने वाली पीढ़ियां है उनको भी आगे बढ़ाएगा। जैसे देखा गया है कि पीएम मोदी ने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा और कहा है कि ये आपदा की सरकार है। आपदा की सरकार जो है, ये प्राइम मिनिस्टर ने जिस संदर्भ में कहा है, हमें थोड़ा सा उसको समझना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल जी 3 बड़े मुद्दे लेके चुनाव में आए थे। यमुना किस स्तर पे है, बेरोजगारी वहाँ किस स्तर पे है, पॉल्यूशन वहाँ किस स्तर पे है,
लोगों की मूलभूत सुविधाएं हर घर में जल भी नहीं पहुंच पा रहा आजकल। तो प्रधानमंत्री ने इसे आपदा कहा था, क्योंकि आपदा के समय जब पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा था तो केजरीवाल जी अपने शीश महल का निर्माण करा रहे थे। वो हमेशा ये कहते चुनाव में आए थे कि मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द से दिल्ली में चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है और मुझे लगता है इस बार केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के इस प्रहार का जवाब देने में असमर्थ। जी, और वाइब्रेंट विलेज योजना भी शुरू की है, जिन्हें किसी ने नहीं पूजा उन्हें मोदी ने पूजा है। ये बिल्कुल सही बात है। वाइब्रेंट विलेज योजना आप देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी में जाते हैं या अयोध्या में जाते हैं मंदिर का निर्माण के लिए, तो वो मजदूरों से मिलते हैं जिन्होंने वो मंदिर का निर्माण करा है, उनकी पूजा करते हैं, उनके पैर धोते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। तो जमीन के तबके को जब आप प्रधानमंत्री जैसे लेवल के आदमी डायरेक्ट जोड़ेंगे तभी उसका सर्वांगीण विकास होगा, और जब सर्वांगीण विकास होगा तो देश का विकास अपने आप ही होगा। जी, ये भी देखा जा रहा है कि जो विकसित भारत 2047 की थीम रखी गई है उसको भारत को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 का विजन किया है, आप देखिए इसके हर प्रोजेक्ट, हर संबोधन, हर प्रेजेंटेशन, जो भी वो प्लान बना रहे हैं वो 2045 के मद्देनजर बना रहे हैं। तो देश को ऐसे लॉन्ग टर्म विजन से चलना होगा। इलेक्शन होते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन देश का विजन जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। जी, और ये जो महोत्सव है, जैसे कि मोदी जी ने बोला है कि वो गांव से जुड़े हुए हैं, साथ ही वहां पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताए और गांव के लोगों के बीच रहे, तो विकास कैसे अच्छी तरीके से किया जाता है वो भी उन्होंने जमीनी स्तर पर देखा है। आप लोग अगर किसी का भी कोई भी विकास या मदद करना चाहते हैं तो आपको मूल रूप से उनके संग जुड़ के उनकी समस्याओं को समझना होगा कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में समझा है कि हर घर में नल होना चाहिए, एक शौचालय होना चाहिए, लोगों के घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन होना चाहिए। ये समस्याएं वही आदमी समझ सकता है जो उन लोग से जमीन से जुड़ा हो, इनके संग जीवन व्यतीत करा हो और जानता हो कि गांव की दिनचर्या कैसे होती है। गांव में विकास फैक्ट्री लगने से नहीं होगा, गांव में विकास जो है फ्लाईओवर बनने से बाद में होगा। पहले उनकी स्तर अच्छा होगा तब इन विकास के संसाधनों का वो उपयोग कर पाएंगे। जी, जैसे ये भी देखा गया है कि जो मोदी जी ने कहा है कि कैसे गांव के अंदर विकास हो, जैसे अभी आपने बताया कि नल जल से योजना भी काफी चलाई गई है कि जो ग्रामीण है वो परेशान ना हो और उनको नल की भी सुविधाएं मिल सके। हमें ग्रामीणों के परिपेक्ष में देखना होगा कि उनका आधा जीवन जो है ना छोटी छोटी नेसेसिटीज में आधा दिन बीत जाता है। उनके घर में पानी नहीं आता, उनके पास खाद नहीं पहुंचती, उनके पास समुचित साधन नहीं है, बिजली नहीं पहुंचती, गैस का कनेक्शन नहीं है। जब ये चीजें उनके पास पहुंचती है तो उनके जीवन का कुछ समय उनका बचता है और इन समय को वो और कार्यों में उपयोग करते हैं। इन बेसिक चीजों से हो जाने से उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, स्वास्थ्य सेवाओं पे असर कम पड़ता है, वो बीमार कम होते हैं, उनका खर्चा कम होता है और ये सारी चीजें जो है उनके विकास में और देश के विकास में सहयोग करती है। जी, जो मोदी जी है वो समस्याओं को हल करने का सपना भी उन्होंने देखा और वो अभी हल भी कर रहे हैं लोगों की समस्याओं को। हमें कोई भी समस्या है उसको लॉन्गर टर्म विजन से हल करना होगा। एक दिन में समस्याएं हल नहीं होती। जनधन खाते जो भारत में खुले हैं ना, आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुल चुके हैं। तो क्या ये लोग पहले सार्वजनिक जीवन में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं? इस तरीके की योजनाओं से लाके आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आज आप देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत लाखों करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंच चुके हैं। अगर आप जनधन योजना को एनालाइज करें तो औसतन एक जनधन खाते में 6,000 रुपए की सेविंग है उन लोगों के पास। इसका मतलब उन चीजों का वो महत्व समझ रहे हैं, उन्हें मिल रहा है और संसाधनों का समुचित उपयोग कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 29 नाम हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। वहीं कालकाजी से आतिशी के खिलाफ भाजपा ने
रमेश बिदूड़ी को मैदान में उतारा है। इसी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस भी 3 लिस्ट जारी कर 48 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और 29 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे और वहीं कालकाजी से आतिशी के खिलाफ भाजपा के रमेश बिदूड़ी को मैदान में उतारा है और इसी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। और दिल्ली विधानसभा की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी 3 लिस्ट जारी की है और उनमें 48 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। वहीं जो अरविंद केजरीवाल है, चुनाव से पहले काफी घोषणाएं उन्होंने की है दिल्ली की जनता के लिए और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने 2 योजनाएं शुरू की थी और साथ ही कई योजनाएं शुरू करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और साथ ही जनता का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। चाहे से आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 29 नाम हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। वहीं कालकाजी से आतिशी के खिलाफ भाजपा ने रमेश बिदूड़ी को मैदान में उतारा है। इसी सीट को से कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर चुकी है। बता दें कि वहीं कांग्रेस भी 3 लिस्ट जारी कर 48 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं भाजपा, कांग्रेस और साथ ही अन्य पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। साथ ही जो आम आदमी पार्टी है वो जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। जैसे कि जो अरविंद केजरीवाल है वो काफी वादे करते हैं और कई वादे उन्होंने पूरे किए हैं और कई नहीं भी किए हैं और ये भी देखा गया है कि जिससे कि दिल्ली की जो जनता है, देखना होगा इस बार किसे चुनती है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जुड़ गए हैं। एएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 29 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। देखिए, जो आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये सूची आई हुई है, इसको लेकर के जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं 29 कैंडिडेटों के नाम का ऐलान हो गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो देखा जा रहा था वही सामने आया है। आतिशी के खिलाफ बिदूड़ी जी को चुनाव लड़ाया गया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है सही अहम जो मुख्य लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको चुनाव के मैदान में उतरा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव अब रोचक ढंग से मिलेगा और अब देखते हैं कि आचार संहिता कब लगती है और चुनाव प्रचार शुरू होता है। जी, क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है? साथ ही जो भाजपा है और आम आदमी पार्टी है, तो भाजपा क्या इस बार दिल्ली की जनता का दिल जीत पाएगी? देखिए, जो नित नई योजनाएं लगातार आम आदमी पार्टी लगातार घोषणा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार घोषणा कर रही है,
तो देखना यह है कि जो वहाँ की जनता, दिल्ली की जनता, वो किसको इस बार चुनती है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से वहाँ पर जो कार्य किए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, उसकी भी काफी सराहना की जा रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और वह चाहती है कि वह सत्ता में कैसे भी करके वापसी करे। जी, जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने जनता से कई वादे किए हैं और कई वादे करने के बाद भी कई वादे पूरे किए हैं और नहीं भी किए हैं, तो जनता क्या उन पे फिर से भरोसा जता पाएगी? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से दिल्ली में कायाकल्प हुए, चाहे वह स्कूल को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के हो, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार दिल्ली में चलाई गई और जो जिससे वहां के आम नागरिकों को काफी लाभ मिला। ऐसी योजनाओं का लगातार, और जो वहां पर घरेलू बिजली है उसकी भी दरें काफी कम है, तो ऐसी जो योजनाएं थी ये पहले किसी भी सरकार ने वहां पर लागू नहीं करी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब इस प्रकार की योजनाएं वहां पर लागू की गई तो इसको लगातार लोगों ने काफी सराहा। अब देखना यह है कि जनता फिर से क्या आम आदमी पार्टी पर विश्वास करती है या बीजेपी या कोई अन्य दल को चुनती है, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। अरविंद केजरीवाल ने घोषणाएं तो काफी कर दी पर धरातल पर कुछ भी नहीं देखने को मिला। जैसे कि पंजाब में भी जो उन्होंने बहनों के लिए किया था, वहां पर भी उनको राशि नहीं दी गई है। साथ ही यहाँ पर भी दिल्ली में भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज की दिल्ली और जब आज से आप पहले जब आप जाते थे, पहले की जो दिल्ली देखते थे उसमें काफी सुधार आया है। जैसे अगर हम वहाँ के स्कूलों की बात कर लें तो पहले वहाँ पर इस प्रकार के सरकारी स्कूल नहीं होते थे, लेकिन आज के जो स्कूल है वहाँ पर काफी शिक्षा व्यवस्था में काफी रोचक बदलाव देखने को मिला है। दूसरी ओर अगर वहाँ पर जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाई गई हैं और जो दिहाड़ी मजदूरों को लगातार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और जो मोहल्ला क्लिनिक में जो स्वास्थ्य उपचार लगातार लोगों को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अमूलचूल परिवर्तन है। क्योंकि दिल्ली में आप जब पूर्व में देखते थे तो इस प्रकार की किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं और जो स्कूल के जो बीपीएल के और जो बच्चे होते थे उनको स्कूल की अच्छी सुविधाएं वहां पर नहीं मिल पाती थी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे काम दिल्ली में हुए हैं जो आपको देखने को इसी आम आदमी पार्टी की सरकार में मिले हैं। बाकी पूर्व की जितनी भी सरकारें थी उन्होंने कभी भी इस प्रकार के वहां पर कार्य नहीं किए कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को दिल्ली में मिल रहा हो। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इसके बाद अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में उनकी तारीफ भी कर दी। आखिरकार महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है? क्या यह कोई जानना चाहता है? उनके सियासी स्टैंड को लेकर चर्चा होने लगी है। सवाल ये उठता है कि 5 साल से बीजेपी पर सियासी तौर पर मुखर रहने वाले उद्धव ठाकरे को अब सीएम देवेंद्र फडणवीस अचानक अच्छे क्यों लगने लगे हैं? अचानक ही शिवसेना यूबीटी के नेता फडणवीस की शान में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है? बता दें कि शिवसेना सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में चुनकर आई है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को हासिल कर पाने के लिए जरूरी 10% विधायक नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट है, जिसमें से नेता प्रतिपक्ष के लिए 29 विधायक होना जरूरी है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, उद्धव ठाकरे का एकदम से जो मन परिवर्तन कैसे हुआ है? देखिए, शिवसेना कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक दल है और महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार सरगर्मी, लगातार शिवसेना एक प्रमुख दल के रूप में हमेशा से रहा है। देखिए, ये राजनीति है। मैंने पूर्व में भी बताया कि राजनीति में कौन किसके साथ कब हो सकता है ये कभी भी कह नहीं सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो नेता प्रतिपक्ष की एक कुर्सी है, ये बड़ा ही एक बड़ी महत्वपूर्ण पद माना जाता है। सीएलपी लीडर जो होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उद्धव को अपना शायद उनका कुछ हृदय में परिवर्तन होने के कारण शायद वह चाहते हैं कि कोई अच्छा उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको मुख्य भूमिका उनको मिल पाए आने वाले राजनीतिक जो समीकरण वहां पे देखने को मिल रहे हैं। जी, क्या बीएमसी चुनाव को लेकर चिंता है ठाकरे को? निश्चित तौर पर देखिए, महानगर पालिका जो महाडा और जो बीएमसी के चुनाव हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति है वह
धरातल पर एक अलग ही तरीके से राजनीति वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि जो नगर पालिका है वह वहां पर एक बड़ा ही बजट आता है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है वह वहां पर चलती हैं। तो निश्चित तौर पर जो आने वाले समय पे जो चुनाव आने वाले हैं नगर पालिकाओं के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इसको लेकर के हो सकता है कि कुछ न कुछ नए समीकरण वहां देखने को मिले। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाकुंभ के लिए आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली है। करीब 1000 साधु संत अपने पूरे राजसी वैभव के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले हैं। मठ में विधि विधान के साथ पूजा के बाद सनातन की पताका फहराते हुए संत मेला क्षेत्र के लिए निकले। बैंड डीजे की धुन पर कलाकार करतब दिखा रही है। रास्ते में सड़क के दोनों और हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। संतों पर फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से संतों को जाना है उस रास्ते को अच्छे से साफ किया गया है। बता दें, यूपी के प्रयागराज के महाकुंभ में जहां मुस्लिमों के प्रवेश पर संतों की ओर से प्रतिबंध लगने की मांग उठ रही थी और वह मेले में मुस्लिमों को कामना देने की अपील कर रहे थे, वहीं आज निरंजनी अखाड़े ने इस मुद्दे से किनारा करते हुए अपनी पेशवाई छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के बैंड बाजे की एंट्री दे दी। बता दें कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और जो इस बार है महाकुंभ की थीम जो है वो भव्य और दिव्य होने वाली है। इस महाकुंभ में जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद आता है और इस बार के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही जो साधु संत और अघोरी है वो गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करेंगे। साथ ही जो पाप है, गंगा में स्नान करने से जो पाप है वो धुल जाते हैं। वहीं इस बार सनातन जो धर्म है उसकी पताका लहराई जाएगी। बता दें कि और जो पेशवाई है उनका आना भी शुरू हो गया है। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई शुरू हो गई है। महाकुंभ के लिए निकली पेशवाई, सनातन की पताका लेकर साधु संत निकले हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट भी इसमें शामिल है। संतों का जोरदार स्वागत किया गया है। बता दें, बैंड डीजे की धुन पर कलाकार करतब दिखा रहे। रास्ते में सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और संतों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। जिस तरह से संतों को जाना है उस रास्ते को अच्छे से साफ किया गया है। बता दें, यूपी के प्रयागराज के महाकुंभ में जहां मुस्लिमों के प्रवेश पर संतों की ओर से प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही थी और वह मेले में मुस्लिमों को कामना देने की अपील कर रहे हैं, वहीं निरंजनी अखाड़े ने इस मुद्दे से किनारा करते हुए अपनी पेशवाई छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के बैंड बाजे की एंट्री दे दी। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ गए हैं। नन्हे सिंह, जो इस बार का महाकुंभ है वो काफी भव्य और दिव्य होने वाला है और अखाड़ों की पेशवाई भी शुरू हो गई है। हम वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और इस बार का जो महाकुंभ है वो भव्य और दिव्य होने वाला है। 144 साल बाद महाकुंभ आता है और इस बार के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु जुड़ने की संभावना है। साथ ही महाकुंभ के लिए पेशवाई निकाली गई है। सनातन की पताका लेकर साधु संत निकले हैं और जो जहां से साधु संत निकले हैं वहां फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया है और उस जगह को काफी साफ सफाई भी की गई है।
ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ गए हैं। नन्हे, इस बार का जो महाकुंभ है वो काफी भव्य और दिव्य होने वाला है, साथ ही जो अखाड़ों की पेशवाई है वो भी निकलना शुरू हो गई है। मेरी आवाज आ पा रही है नन्हे सिंह? फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।